हेडिंग डालो इक्विलिब्रियम। बता दो पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है। हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा भी देखता, बस वो थोड़ा सा ज्यादा ही तुमने 11th में जो पढ़ा टेप दिया। ठीक है, इक्विलिब्रियम देखो ध्यान से समझना, दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। तो अब देखो स्टैटिक क्या होता है। मान लो मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है, मैंने एक पानी का ग्लास लिया, ठीक है, उसमें पानी भर दिया, मैं उसे 1 मिनट तक घूर रहा हूँ, वैसे का वैसे, 2 मिनट तक घूरा फिर भी वैसे, 3 मिनट तक घूरा फिर भी वैसे, भाई को शर्म ही नहीं आ रही। तो क्या हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है, मतलब जहां पर पड़ा था वहीं पर पड़ा है, कुछ भी नहीं हो रहा उसके अंदर, तो कैसा हो गया स्टैटिक। एक और एग्जांपल हो गया, मान लो यहाँ दीवार है, ठीक है, मैं उसको धक्का मार रहा हूँ, वो नहीं हिलेगी, वहां से भी एक धक्का मार रहा है, दोनों लगे पड़े हैं, इधर से भी उधर से भी, क्या हो रहा है, दीवार तो नहीं हिल रही, तो वो कैसे एग्जाम्पल हो गए स्टैटिक के। हमारे ये काम के ही नहीं है, हमें नहीं पढ़ने, बस एग्जाम्पल समझना था होता क्या है। हमें जो पढ़ना है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या हो गया, एग्जांपल देखो, एग्जांपल मेरा बहुत अच्छा था, एग्जांपल है, मान लो मेरे यहाँ पर एक वाटर टैंक लिया, ठीक है, यहाँ वाटर टैंक लिया, यहाँ सुंदर सुंदर सा मैं पानी बना देता हूँ नीले रंग का, ठीक है, ये मेरा पानी है, ठीक है, इसके अंदर पानी है, मैंने ऊपर से क्या टैप ऑन कर दी, ठीक है, यहाँ से मैंने टैप ऑन की, ठीक है, जहां से मेरा पानी आ रहा है मान लो 1 ml/s के स्पीड से आ रहा है, ठीक है, मतलब 1 सेकंड में 1 ml पानी गिर रहा है, तो इसकी हाइट बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, मान लो अभी यहाँ तक आ गया ऊपर तक, ठीक है, यहाँ तक आ गया, मतलब क्या हो गया, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब मान लो मैंने क्या सोचा कि भाई ये तो बाहर आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, मेरा रूम पूरा भर जाएगा, मैंने यहाँ पर एक होल कर दिया छोटू सा, ठीक है, छोटू सा होल कर दिया, और यहाँ पर मेरा जब पानी निकल रहा है मान लो 0.5 ml/s की स्पीड से, ठीक है, आ रहा है 1 ml/s, लेकिन निकल रहा है 0.5 ml/s। मुझे बताओ क्या पानी का लेवल बढ़ेगा ऊपर, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से ज्यादा आ रहा है नीचे से कम जा रहा है तो हाइट बढ़ेगी। अब मैंने क्या सोचा यार, अभी भी ये तो बाढ़ आने की चांसेस है, तो मैंने क्या सोचा, इसकी जगह मैं क्या कर दूं, मैं 1 ml का कर देता हूँ, ठीक है, 1 ml/s। अब मैंने कोई बाहर से बंदा जा रहा था, मैं उसको बोला, यहाँ पर मैंने हाइट एक तरह से थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, जितना पानी जा रहा है उतना आ रहा है। अब मैंने बाहर वाले से पूछा, बाहर से यहाँ से कोई बंदा जा रहा था, ठीक है, 4 पैर वाला, ठीक है, ये बंदा यहाँ से जा रहा था, तो उसमें क्या हुआ, उससे मैंने पूछा कि भाई इसके अंदर पानी भर रहा है, वो क्या बोलेगा, नहीं भर रहा, उसको दिखेगा ही नहीं, लेकिन मुझे अंदर से पता है कि इसके अंदर मैं पानी भर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ चालू काम क्या कर रहा हूँ, उतना ही मैं पानी नीचे से निकालता जा रहा हूँ। मतलब ये नहीं है कि पानी भरना बंद हो गया, मतलब ये है कि जितना पानी ऊपर से आ रहा है उतना ही पानी नीचे से निकलता जा रहा है। मतलब क्या हो गया, जितने रेट से पानी भर रहा है उतने रेट से पानी निकल रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि पानी आना रुक गया है, उसका मतलब ये है कि पानी आ रहा है लेकिन उतनी स्पीड से निकलता भी जा रहा है। तो मेरे जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, इस बंदे को हटा देते हैं 4 पैर वाले को। अब ध्यान से देखना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में दो टाइप का होता है, एक होता है केमिकल, ठीक है, केमिकल, और एक हो गया फिजिकल, ठीक है, एक हो गया केमिकल, एक हो गया फिजिकल। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो, ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो और उसमें मेरा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल क्या हो गया मेरा, एग्जाम्पल कोई भी ले लो, मान लो मैंने 2HI लिया, ठीक है, वो क्या होगा, I2 प्लस H2 गैस, ठीक है, ये कैसी है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, मतलब केमिकल रिएक्शन जा रही थी और रास्ते में रुक गई, मजे से इक्विलिब्रियम में जा रही है, ठीक है। और एक और कैसा होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जहां पर फिजिकल फेस के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाए, जैसे मेरा H2O था, ठीक है, मान लो सॉलिड में था, वो किसके इक्विलिब्रियम में आ गया, मान लो लिक्विड के, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, बस एक फिजिकल चेंज हो रहा है, तो एक ऐसे एग्जांपल हो गया, फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो इसको अगर नोट करना है नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे कुछ है नहीं, गंद है ये तो, कर रहे हो नोट, कर लिया, कोई कर रहा है तो कर लो फटाफट, फिर तुम बोलोगे रब कर दिया, नहीं बोलेंगे, तुम नहीं बोलोगे ना, कर लिया नोट सबने, बता दो एक बार जो कर रहा था, मतलब कर लिया। अब ध्यान से देखना, अगर अब मैं बोलूं इक्विलिब्रियम क्या है, वैसे अगर हमने समझ लिया इक्विलिब्रियम वो जगह है जहां पर मेरी जो मतलब देखने वाली प्रॉपर्टीज होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, जैसे हाइट हो गई, अपने यहाँ पर देखा था, ठीक है, कलर हो गया या कंसंट्रेशन हो गई
या डेंसिटी होगी, ऐसा स्टेट ऑफ अ सिस्टम जहां पर मेरी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। लिखने का कुछ ऐसा है नहीं, तुम्हें पता ही है, तो अब तुम 11th में थोड़ी हो कि तुम्हें वो लिखना पड़ेगा। अब मेन बात आती है, मेरी जो रिएक्शन होती है या प्रोसेस होती है, मान लो रिएक्शंस की बात करते हैं, कितने टाइप की होती है, एक होती है रिवर्सिबल और एक होती है इरिवर्सिबल, ठीक है, एक होती है रिवर्सिबल, एक होती है इरिवर्सिबल। पहले रिवर्सिबल को देखते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जो कि यूनिडायरेक्शनल हो। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या हो गया, जो एक ही तरफ चले, मतलब कि जिसका बस एक निशाना एक ही तरफ हो, सीधा, ठीक है, अर्जुन की आंख की तरह, मतलब अगर मुझे आगे आना है तो मैं आगे ही जाऊंगा, मैं पीछे नहीं जाने वाला। मतलब क्या हो गया, ये हमेशा ही हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगी। लेकिन ये कैसे होती है, दोगुली। दोगुली मतलब बाय डायरेक्शनल, मतलब इसका मन चंचल होता है, ये कभी आगे जाएगी कभी पीछे जाएगी, एक बार जाकर रुकेगी नहीं है। मतलब क्या हो गया, ये मेरी कैसी है, बाय डायरेक्शनल। रिवर्सिबल होती है यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। इरिवर्सिबल में मेरा क्या होता है, उसका मेन मोटिव पता है क्या होता है, रिएक्शन को कंप्लीट करना। तो ये क्या हो गया, ये हमेशा क्या जाती है, गोज फॉर कंप्लीशन। किस पर जाती है, गोज फॉर कंप्लीशन। गोज फॉर कंप्लीशन का मतलब क्या है, एक तुम मिसकंसेप्शन क्रिएट कर लेते हो, उसको क्लियर कर लेते हैं। मान लो मेरी एक A+B रिएक्शन है, वो मुझे दे रही है C+D, मान लो, ठीक है। इसके मेरे पास 10 मोल है, इसके मेरे पास 5 मोल है। ये अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, ठीक है, टैंकर मेरा बस A और B से भरा होगा, ये 10 मोल और ये 5 मोल। अब मैंने क्या किया, थोड़ी रिएक्शन की, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब गोज फॉर कंप्लीशन। तो उसका मतलब क्या होगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। बोलो बोलो, मतलब ये है जितनी उसकी औकात है। औकात मतलब क्या हो गया, जितनी, जैसे इसके अंदर अगर मैं स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से देखूं तो ये खत्म हो जाएगा, ये 5 बचेगा, ये भी 5 और ये 5 बनेगा। मतलब क्या हो गया, गोज फॉर कंप्लीशन का मतलब ये ना मजा लेना कि सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, सब राशन पानी खत्म हो जाएगा। उसका मतलब ये है जितनी उसकी औकात है, मतलब क्या हो गया, जितना वो अपने आप को रिएक्शन को फॉरवर्ड में प्रोसीड कर सकती है उतना जाएगी जाएगी। ये नहीं है कि बस देख लो खत्म करना है सब कुछ, हमेशा खत्म कर दोगे। मतलब ये 5 बच ही गया, अकेला रह गया, ठीक है, शादी करने के लिए बचा ही नहीं भी, तो ये कहां से शादी करेगा, अकेला थोड़ी शादी करता रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा और ये 5 और ये भी 5 बच जाएगा। तो ध्यान रखना, गोज फॉर कंप्लीशन का मतलब ये नहीं है जो बच्चे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा सब कुछ, वो मत मानना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, ये तो वैसे ही दो गुले, कभी आगे कभी पीछे, नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। अगली बात, नोट बना के लिख लेना, ठीक है, नोट बना के लिख लेना। अगली बात, नोट क्या है मेरा, कोई भी प्रोसेस 100% इरिवर्सिबल नहीं होती। कोई भी प्रोसेस 100% जो मेरी इरिवर्सिबल है, ठीक है, मतलब कि इरिवर्सिबल कोई भी प्रोसेस नहीं होती। इसको स्पेशली लिख लेना, मेरी कोई भी प्रोसेस 100% इरिवर्सिबल नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा, लिख लो इसको पहले, ऐसे ही लिख लो, हमें तो शॉर्ट में लिखना, समझना है, मेन बात है समझने की। लिख लिया सबने, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो कंप्लीट होने वाली रिएक्शंस होती है वो मेरी कौन कौन सी होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन मतलब जिसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये भी 99.9 या मतलब 100% ये भी इरिवर्सिबल नहीं होती, लेकिन हम इसको इरिवर्सिबल कैटेगरी में मान लेते हैं, ठीक है। एक आधा परसेंट तो हम माफ कर ही देते हैं, डिटोल को भी कर देते हैं, ये क्या चीज है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हम इसको इरिवर्सिबल मान रहे हैं, लेकिन 100% ये भी नहीं होती, लेकिन हम भी मान के चलते हैं एक आधा परसेंट तो भाई हम छोड़ ही देते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल्स हो गए। कर लिया नोट। अब देखो, अब मान लो मैं एक रिएक्शन कर रहा हूँ, मजेदार सी रिएक्शन, मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, मैंने इसमें क्या लिया, मान लो CaO, या एक तरह से मान लो ये भी छोड़ो, मैंने CaCO3 ले लिया, ठीक है, CaCO3 ले लिया। तुम ये बता दो किसमें टूटता है, CaO प्लस CO2। अब एक बात बताओ, ये मेरी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये आगे गई, CaO और CO2 बनाया इसमें, ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, और ये क्या होता है, गैस। अब इसने ये बनाया, ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया, जब CaCO3 टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, ये प्लस ये, उसके बाद ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये, यही मतलब होता है। तो अब एक बात बताओ, मैंने ये इसको खुला छोड़ दिया, जैसे ये बना CO2 तो भाई भाग जाएगी, अब मैं उसको पीछे पकड़ने तो भाग नहीं सकता, ठीक है, वो तो कहां से कहां पहुंच जाएगी, भाई मेरे बस का तो नहीं है। तो ध्यान रखना हमेशा कि मेरी रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में होगी, अगर ओपन में कर दी तो भाई सत्यानाश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट बना होगा वो वापस मिलने के लिए बचेगा ही नहीं। अब यहाँ पर CO2 कहाँ बची,
CaO को CO2 भी तो चाहिए ना वापस CaCO3 बनाने के लिए, तो मतलब क्या हो गया, ये हमेशा हम क्लोज कंटेनर में करेंगे। ठीक है, तो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस क्लोज कंटेनर में होती है। रीजन क्या है, क्योंकि अगर हमें प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनाना है तो भाई प्रोडक्ट मिलना भी तो चाहिए, वो पता चले भाई यूके पहुंच गया तो उसको पकड़ने थोड़ी जाएंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, अब तो कोई भी लिख लो, लेकिन ये सारे क्लोज कंटेनर में होंगे, पहले ही लिख दिया हमने, जैसे यही वाला ले लो। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया, उसके एग्जांपल मैं लिखवा ही चुका हूँ। इसका एक और तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई बता सकता है अपने आप बना के? क्या होगा अपना, मतलब कॉमन सेंस लगानी है, अभी मैंने वही बात बताई है तुम्हें, तुम लगा सकते हो। क्या होगा, कोई भी हाँ ओपन कंटेनर, क्योंकि अगर मैं कोई भी क्लोज्ड कंटेनर वाली रिएक्शन को ओपन में कर दूंगा तो अपने आप ही इरिवर्सिबल हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली लिख सकते हो, कोई भी प्रोसेस अगर हम ओपन कंटेनर में करते हैं तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, नोट कर लिया सारा? जब नोट कर लो बता देना, ठीक है। जब मैं मेरे बाय चांस इस पर जो लिखा होता है ना वो मेरे कपड़ों से मैच हो जाता है कलर, तो आज मैं होने नहीं दूंगा वो। बढ़े आगे, चलो एक नोट बना के लिख लेना, नोट बना के। देखो एक मेरा फेज इक्विलिब्रियम भी होता है, पता ना फेज इक्विलिब्रियम, नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, मान लो ये जो मेरा कार्बन है, ठीक है, ग्रेफाइट फॉर्म में है, ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, डायमंड के साथ, तो ये डायमंड में रह रहा है। तो इस टाइप के जो ये मेरे फेज इक्विलिब्रियम होते हैं, इसको हम किस में स्टडी कर लेते हैं, ये हम एक तरह से फिजिकल इक्विलिब्रियम में ही मान लेते हैं। तो लिख लेना फेज इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम इज काउंटेड इन फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बस ये नोट बना के लिख लो, ज्यादा वो नहीं है लेकिन पता होना चाहिए फेज इक्विलिब्रियम किसका पार्ट होता है। कर लिया नोट, फेज इक्विलिब्रियम इज काउंटेड इन फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से समझना, अभी तक हमने फिजिकल और केमिकल पढ़ लिए, हम क्या फिजिकल तो इतने हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो लास्ट में हम कर लेंगे। सबसे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालो केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस, पता ही होगा, लिखेंगे नहीं इसके बारे में, बस ऐसे बना लो होमोजीनियस, और एक हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है बता दो एक बार, किसमें होते हैं, हाँ, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक होमोजीनियस, होमोजीनियस में क्या होता है, सबकी क्या होती है, सेम फेज होती है, मतलब कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बने वो सब सेम फेज में होंगे। और हेटेरोजीनियस में क्या होते हैं, डिफरेंट फेज में होते हैं। वो डिफरेंट फेज कुछ भी हो सकता है, सारे मतलब लिक्विड के बीच में गैस घुसा हो, लिक्विड के बीच में सॉलिड हो, मतलब कुछ भी, एक ही फेज नहीं हो। इसका एग्जांपल बता दो क्या हो सकता है, कोई एग्जांपल देना। सही है, ठीक है, फेवरेट एग्जांपल तुम्हारा अमोनिया का ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2NH3, क्या हो जाएगा N2 गैस प्लस 3NH2 गैस। ठीक है, इसका दे दो तुम्हारा एक और फेवरेट CaCO3 गिविंग CaO प्लस CO2। ठीक है, बस एक एग्जांपल लिख लो, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं समझेंगे, हमें तो समझने वाली बात पर देखना। ठीक है, इस पर हमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि इनको लिखें। चले, तो देखो अब इंटरेस्टिंग खेल आने वाला है, जो समझने वाली बात है। हेडिंग डालो एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब हम एनालिसिस करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम मान लो या इक्विलिब्रियम एक ही बात है, क्योंकि हमें तो भी केमिकल ही पढ़ना है। सबसे पहले हेडिंग डालो रेट एनालिसिस, यहीं से हम फिर इक्विलिब्रियम को समझेंगे एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग क्या है, रेट एनालिसिस। तो होगा क्या, ध्यान से देखो, मान लो मेरी एक रिएक्शन है ए, ठीक है, वो क्या दे रही है मुझे बी। ठीक है, मैंने ए को मान लो एक डब्बे में रखा हुआ है, ये मेरा डब्बा है, क्लोज्ड है। ठीक है,
इसके अंदर मैंने ए रखा इनिशियली, ठीक है, मेरा ए है ये सारा का सारा, सारी जगह मैंने ए को दे दी। अब होगा क्या स्टार्टिंग में, इसकी मान लो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ए, मान लो, मतलब इनडायरेक्टली उसकी मैक्सिमम ही है, ए की तो मैक्सिमम ही होगी ना जितना मैंने लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, जब इसको ऑब्जर्व किया, मैंने रेट की काइनेटिक्स से करते हैं स्टडी, इतना तो बताइए, रेट हम काइनेटिक्स से देखते हैं। तो जब भी मैं रेट एनालिसिस कर रहा हूं तो मैंने क्या देखा, ऑब्जर्व किया, जो मेरा रिएक्शन हो रहा था ए से आगे फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही थी, तो जैसे जैसे ये टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 है ना, तो मैंने इस टाइम पर जब देखा तो मेरा जो रेट था, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो फॉरवर्ड रिएक्शन वो मैक्सिमम था, वो क्या था मैक्सिमम। मैं आर एफ से लिखता हूं तो ये क्या था मेरा मैक्सिमम। अब जैसे जैसे मेरी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ऑब्वियस सी बात है मेरी कंसंट्रेशन कम हो रही है ए की, तो अगर ए की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब मेरा रेट कम होगा। अब खुद सोचो, हमारी जो रिएक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, एक दूसरे से कोलिजन होती है, ठीक है, मतलब इन दोनों की टकराव होगा, ये इससे टकराएगा, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा उनका टकराव होगा, जितने ज्यादा टकराव होगा उतने ज्यादा हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, यही होता है ना, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, जितने ज्यादा मेरी कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा मेरा रेट होगा, तो मतलब स्टार्टिंग में मेरा रेट क्या होगा मैक्सिमम। फिर जैसे जैसे मैं टाइम चलाता जाऊंगा, ठीक है, मेरा टाइम बढ़ आगे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, एक टाइम आएगा, ठीक है, जहां पर मेरा मान लो ये रेट फॉरवर्ड ये मेरा मैक्सिमम था, फिर ये क्या होता जाएगा डिक्रीज, और मेरा रेट जो फॉरवर्ड था वो टाइम के साथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या बनती है, अब जैसे मेरी रिएक्शन स्टार्ट हुई, जैसे मेरी रिएक्शन चली है, तो इनडायरेक्टली बी बन चुका होगा थोड़ा सा, ठीक है, तो धीरे धीरे बी की क्या हो रही है कंसंट्रेशन इंक्रीज। अगर बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टी इज इक्वल टू 0 पर मेरा जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन था, क्या वो क्या था, 0 ही था, एक तरह से कुछ बना ही नहीं था तो 0 ही था। जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे मेरा रेट ऑफ जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के रेट बराबर हो जाएंगे, जहां पर ये दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएंगे, उसी को हम कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अगर कोई बोल दे इक्विलिब्रियम क्यों आता है, हमारी रिएक्शन रुक क्यों जाती है, उसका रीजन यही होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। इसको हम ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं, ग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, ये मेरा क्या होता है इधर टाइम, ठीक है, और ये मेरा रेट, ठीक है। तो मैं इसको दिखाता कैसे हूं, देखो मेरा रेट ऑफ पहले कितना था, मैक्सिमम था फॉरवर्ड का, ठीक है, मैक्सिमम था, धीरे धीरे क्या होगा कम, एक टाइम पर आगे कांस्टेंट हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं कम होगा, ठीक है। और जो मेरा रेट ऑफ बैकवर्ड है वो क्या था स्टार्टिंग में 0, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, टाइम के साथ, और एक टाइम पर आकर कांस्टेंट हो जाएगा और इसके बराबर, उसके बाद ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे और ये इकट्ठे चलेंगे दोनों। तो मतलब क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड वाला, और ये क्या होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड, और यहाँ पर इस पॉइंट के बाद मेरा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अगर तुमसे कोई पूछ ले इक्विलिब्रियम क्यों अचीव होता है, मेरी रिएक्शन रुक क्यों जाती है, उसका रीजन यही होता है कि एक टाइम ऐसा आता है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाते हैं, उसी की वजह से मेरा इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। तो ये हमारा रेट एनालिसिस हो गया, इस बात को 4-5 स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, ये आगे बहुत काम आएगी बात। हो गया नोट बता देना सबका, चलो कर लो फटाफट। सबसे सिंपल चैप्टर है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर देखा जाए किस किस को मुश्किल लगता है इतना तो पता चल ही जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम किस किस को मुश्किल लगता है, एक को बस, बाकी सबको आसान लगता है। चलो इक्विलिब्रियम बोल देता हूँ, किस किस को मुश्किल लगता है, वो तो खड़ा ही हो गया, इतना मुश्किल लगता है, तो उसको आसान करेंगे कोई नहीं। केमिकल में आसान बहुत है, बस दिक्कत क्या होती है जिनका मूल कंसेप्ट वीक होता है या मतलब वहां पर दिक्कतें आती है, ठीक है, जहां रिएक्शन चलाना ना आता। नोट कर लिया, अगली हेडिंग डालो कंसंट्रेशन एनालिसिस। हम उसको क्या नाम है, आयनिक इक्विलिब्रियम को अलग तरीके से पढ़ेंगे इस बार आसान करने के लिए, ठीक है। कंसंट्रेशन एनालिसिस होगा क्या, मान लो मेरी एक रिएक्शन है ए गिविंग बी, ठीक है, ए गिविंग बी है, तो मैं 3 केस बनाता हूँ, ठीक है, मेरे 3 केस बनेंगे, केस 1, केस 2 और ये मेरा केस 3। केस 1 में मेरा वही रिएक्शन है, ठीक है, मान लो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन तो 1 ही है, तो यहाँ पर मैंने 1 ही ले रखी है इनिशियल, ठीक है, 1 मोल है मेरा, तो ये कितना होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये मेरा T इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं बात करूं तो ये 1 मोल है, ये कुछ भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, डब्बे में क्या होगा खाली ये
जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी, मान लो इसमें से मेरा कितना खत्म हो गया, 0.75, ठीक है, ये कितना बना होगा, कितना 0.75, ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली कितना बचा 0.25, ये तो मेरा होगा केस 1, ये क्या होगा मेरा केस 1। अब केस 2 की बात करते हैं, यही रिएक्शन है मेरी, ये मैं मान रहा हूं कि इक्विलिब्रियम पे मेरी इतनी कंसंट्रेशन हुई है, ठीक है, वो तो हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, मैंने मान लिया। केस 2 क्या मेरा, इनिशियली तो 1 था, ये 0 था, ठीक है, अब ये मान लो 1 में से 0.5 चला गया, कितना बना होगा, तो ये भी कितना डायरेक्टली 0.5। अब केस 3 पे आ जाओ, केस 3 क्या है, ये मेरा ए गिविंग बी, ये इनिशियली 1 था, ठीक है, ये कुछ भी नहीं था, ये मान लो 1 में से 0.25 चला गया, ये कितना बना होगा 0.25, तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ होगा 0.75 बच गया होगा। अब हम इन तीनों केसेस को बना के देखते हैं ग्राफ पे, ठीक है, इन तीनों केसेस को ग्राफ पे बनाते हैं। अब हमारा ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। ध्यान से समझना, एक अलग सी चीज निकलेगी इसमें से। एक बात बताओ, एक ही कंसंट्रेशन पहले कितनी थी 1, तो मतलब 1 मेरा ये था कुछ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो 0.25 तक गई, तो मतलब मेरा क्या हुआ, ये 0.25 पे गई यहाँ पर, उसके बाद कांस्टेंट हो गई, उसके बाद तो कम हुई नहीं, ठीक है। उसके बाद अब देखो बी कितना बने, 0 पे था, ठीक है, इसको दूसरे से यूज बना लेते हैं, ठीक है, ये मेरा 0 पर था, ये ऊपर गया, और ये मेरा क्या हो गया 0.75 तक पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम मेरा कब आया है, जब मेरी दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, कांस्टेंट। तो ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, रेट क्या होना चाहिए बराबर, और कंसंट्रेशन क्या हो जाती है कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन मेरी दोनों की क्या हो जाएगी कांस्टेंट, मतलब अब उसको कोई भी हिला नहीं सकता, ठीक है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन लिख दिया, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी कांस्टेंट, मतलब ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, ठीक है। अगर मैं इसी का ग्राफ बनाऊं, इकट्ठे लिख लेना सारा, ठीक है, इसका ग्राफ बनाऊं, तो पहले इनिशियली 1 था, ठीक है, 1 से क्या डिक्रीज 0.5 तक, ठीक है, ये क्या था 0, ये इंक्रीज 0.5 तक, तो इसका ग्राफ कैसा बन गया ये। तो यहाँ पर ये भी मेरा किसका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तीसरा बना लेते हैं, उसके बाद मैं हट जाऊंगा 5 मिनट के लिए। तीसरा भी बना लेते हैं, ए की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, कहां तक गई 0.75, उसके बाद कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट नहीं दिख रहा ये रहा कांस्टेंट, ये मेरा 0 था, 0 से कहां तक गया 0.25, तो ये, तो मेरा इक्विलिब्रियम क्या से स्टार्ट हुआ, एक तरह से जहां पर ये दोनों कांस्टेंट हुए, यहाँ पर क्या हुआ जहां से ये दोनों कांस्टेंट हुए। तो मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन के अगर ग्राफ्स बनाऊं तो 3 बनते हैं, लेकिन रेट का हमेशा 1 बनेगा। रेट में अगर आ जाए ना, पेपर में बहुत बार आता है कि कौन सा रेट वर्सेस टाइम ग्राफ हो सकता है, वो ये भी दे देगा ये भी दे देगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, चाहे जो मर्जी कंडीशन हो, कंसंट्रेशन जो मर्जी हो, उसकी कंडीशन हमेशा बस यही रहेगी, मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होना चाहिए, और जो मेरी कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जानी चाहिए। ये 2 कंडीशंस पर ही मेरा इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर चल जाएगा, ये दोनों चीजें मत भूलना। बेटा फर्स्ट ग्राफ में मेरा क्या हुआ, मेरी पहले मैक्सिमम कंसंट्रेशन 1 थी ए की, धीरे धीरे कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, एक पॉइंट ऐसा आ गया जिसके बाद ये 0.25 से हल्की सी भी कम नहीं हुई, बिल्कुल कांस्टेंट हो गई। और बी की क्या थी पहले 0, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, कहां तक बढ़ी, जब तक 0.75 ना हो जाए, तो ये 0.7 तक बढ़ी और ये फिर कांस्टेंट होगी। ये मत देख लेना कि ये तो 1 के बराबर हो गई, 1 तो ऊपर है, ये 0.75 है, ये 0.75, ये मेरा 0.75 है, ठीक है, और ये जो है मेरा ये वाला, ये मेरा 0.25 है। इतना लिखना नहीं होता हमें, तो बस उसकी शेप समझनी है। बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कैसे शो करेगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन का काम क्या है, एक ही तरफ चलना। रिवर्सिबल कौन होती है, जो आगे पीछे दोनों तरफ चले, तो नहीं चलेगी ना, इरिवर्सिबल थोड़ी शो करेगी, ठीक है। हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, नोट कर लो पहले, मैं इसको रख देता हूँ वरना मैं लिखते रख दूँ, जब नोट हो जाए एक बार बता देना सारे। दोबारा बोल रहा हूँ, पेपर में बहुत बार इस पर क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना, रेट के लिए एक ही ग्राफ होगा, कंसंट्रेशन के लिए 3 टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। ये कब लगा था, ये पहले से या मुझे ऐसा लग रहा है हमेशा से है, अच्छा हो जाए बता देना, हो गया।
ये केस 1 ना, ये केस 2 है, वो केस 3 है। हो गया सबका? कौन बोला ना? राहुल बोल, ये बोल रहे, रोहित बोला शायद। मास्क लगा लो तो क्या पता नहीं चलेगा। लगाओ लगाओ। बढ़े आगे, अब तो बढ़ जाए। हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले क्या होती है? इक्विलिब्रियम हमेशा किस में अचीव होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस में। और क्या होना चाहिए? वो कंटेनर क्लोज्ड। तो लिख लो, हाँ पर आग सब में लगेगी, लिख लो। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। मतलब रिएक्शन मेरी क्या होनी चाहिए? रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल हुई तो होगा ही नहीं, ठीक है। रिएक्शन कैन बी अटेन्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। मैंने क्या बोल दिया? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। कैरिड आउट इन, ये ना तुम्हारे एमएसक्यू वगैरह में कई बार आ जाता है, या स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कौन सी गलत है, इसे देखना चाहिए। कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अगली चीज ध्यान से देखना, मैंने क्या लिया? एक कंटेनर लिया मान लो, ठीक है। अगला भी लिखेंगे, पहले समझ लो। एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने क्या सोचा? मैंने क्लोज कर दिया और मैंने इसमें PCl5 डाल दिया, ठीक है। PCl5 डाला, मेरी रिएक्शन क्या होगी? PCl3 प्लस Cl2, ये होगी। अब मैंने दूसरा कंटेनर लिया, मैं बहुत चालू हूं, मैंने क्या सोचा? भाई मैं पंगे लेता हूँ इक्विलिब्रियम से, तो मैंने क्या सोचा? मैंने PCl3 ले लिया प्लस Cl2 ले लिया। तो थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा? मेरा क्या बन गया? PCl5, वही इक्विलिब्रियम में इसके साथ। तो हुआ क्या? जब मैंने यहां पर स्टार्ट किया था, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ PCl5, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम देख रहा था, तो अगर मैंने ऐसे अचीव किया तो भी मेरी वही वैल्यू आई, ऐसे अचीव किया तो भी वही वैल्यू है। मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम जो होता है वो डिपेंड नहीं करता तुम कौन सी डायरेक्शन से चल रहे हो, वो बस रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। तो जो इसका इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, उतनी कंसंट्रेशन पर ही आएगा जितना जो इस पे आएगा। मतलब क्या हो गया? मान लो मैंने जैसे PCl5 लिया था, ठीक है, और PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। मान लो इनिशियली 5 था, ठीक है, ये कुछ भी नहीं था। अब मान लो ये 2 बचा, ये कितना बना होगा? 3 और 3, ये होगा। अब मान लो मैंने यही रिएक्शन में कैसे किया? स्टार्ट मैंने किन से किया? इनसे। मान लो मैंने स्टार्टिंग में लिया 5 और 5, ठीक है, ये क्या था? कुछ भी नहीं। अब थोड़ी देर बाद मान लो मेरा ये 3 ही बचेगा, जब मैं इसको इस पे देखूंगा ये 3 बचेगा और ये 2 बना होगा। मतलब क्या हो गया? कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पर अभी भी वही है जो पहले आई थी, दोनों जगह सेम मिलेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं बस इसी रिएक्शन की, डिसोसिएशन ऑफ PCl5। ये ना समझ देना रिएक्शन उल्टी हो गई, मैं बात कर रहा हूँ PCl5 की डिसोसिएशन की। तो लिख लो, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। मतलब चाहे मैं फॉरवर्ड से स्टार्ट करूं चाहे बैकवर्ड से, इक्विलिब्रियम तो आएगा ही आएगा, उसको कोई कायनात भी नहीं रोक सकते, ठीक है। शाहरुख खान वाला भी नहीं रोक सकता डायलॉग, लिख लो, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। चाहे मैं यहां से चलूं चाहे वहां से चलूं, एक ही बात है। लिख लिया? ये मेरा केस 1 लिख लो, मैं अगर ऐसे चलाऊं, ठीक है, और इसको केस 2 बना लेना जब मैं बैकवर्ड से चलाऊं, ठीक है, जो नीचे वाला है, अगर तुम लिख रहे हो इस बात को भी, क्योंकि ये तो देखने में दोनों सेम ही लग रहे हैं, तुम्हें लगा 2 डब्बे क्यों बना दिए, ठीक है। अगला लिखे, लिख लो, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। वो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, वो डायनेमिक नेचर में होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब क्या हो गया? बोलो कोई। रिएक्शन रुकी नहीं है, हो रही है, लेकिन जो जितने रेट से आगे जा रही है उतनी रेट से ही पीछे जा रही है। एक एग्जांपल लेता हूँ जहां से तुम्हें और क्लैरिफाई होगा। वो एग्जांपल क्या, ध्यान से देखना। मान लो मेरा A गिविंग B था, ठीक है, A गिविंग B। मान लो ये मेरा पहले 5 था, ये कुछ भी नहीं था,
ठीक है। इक्विलिब्रियम पे मान लो ये 2 आ गया, ठीक है, मैं आर्बिट्रेरी लेता हूँ कि ये 2 आया, ये मेरा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मेरी क्या आ गई, 2, ये 3। एक्चुअली में हो क्या रहा है ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर ये फॉरवर्ड आगे रिएक्शन जाएगी तो क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा, ठीक है, ये क्या बनेगा 3 + 1। लेकिन ये रिएक्शन पीछे भी चल रही है, इसमें से क्या होगा -1, यहाँ पे क्या होगा +1, तो नेट मेरा क्या आ गया, क्या, ओ 2 क्यों कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 और ये मेरा नेट क्या रहेगा 3। मतलब क्या हो गया, रिएक्शन चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि रुक गई 2 और 3 पर, रिएक्शन चल रही है, लेकिन नेट मेरा अभी भी वही कंसंट्रेशन क्या रह जाती है, कांस्टेंट। ये उसका मतलब था कि एक कम हुआ और उधर से एक बढ़ गया, इधर भी एक बढ़ा लेकिन रिएक्शन बैकवर्ड में जाने से कम हो गया, तो नेट मेरा ये अभी भी 2 रहा और ये अभी भी 3 रहा। तो ये डायनेमिक इन नेचर का मतलब है। सेम हो गया, अरे यार खींचता है कलर, मुझे ऐसा लग रहा है जब वो येलो होती है तो येलो पहुंच जाता है। ठीक है, कर दूं रब। अगला है लो ऑफ मास एक्शन, वो तो बच्चों वाला है, उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। लो ऑफ मास एक्शन, लो ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बता दो यार, तुम ही बता दो क्या होता है, क्या वो तो एक्टिव मास हो गया ना मैं लो ऑफ मास एक्शन बोल रहा हूँ, क्या होता है, क्या वो ये मुझे कहता है, मान लो मेरी एक रिएक्शन है N1A + N2B गिविंग N3C + N4D, ठीक है। होता क्या है, रेट ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, जो मेरा रेट होगा रिएक्शन का वो किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऑब्वियस सी बात है जो हमने डाले, टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्री इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्री। तो मतलब मेरा रेट क्या बोलता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर द स्टोइकियोमेट्री, ये कहता है मेरा लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये मेरा क्या कहता है लॉ ऑफ, इसको अगर तुम इसको इक्विलिब्रियम ना भी दिखाओ, क्योंकि अभी मैं खाली एक ही रिएक्शन की बात कर रहा हूँ फॉरवर्ड की, ठीक है, मैं अभी मान के चल रहा हूँ मैं फॉरवर्ड में हो रही है, क्योंकि बैकवर्ड में भी यही सीन हो जाएगा, तो इसको सिंगल एरो दिखा लेना। इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जहां पर मेरे N1 और N2 क्या बताइए, क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ए और ये क्या है, ए और बी, ए और बी क्या है मेरे, क्या ये एक्टिव मास, ये मेरा क्या है एक्टिव मास। अभी एक्टिव मास के बारे में अभी मैं आगे जाके अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा, अभी धीरे धीरे इसको समझेंगे एक्टिव मास क्या होता है। अभी इतना मान के चलना, बिल्कुल बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिक आइडिया क्या है, मेरा एक्टिव मास का मतलब कुछ भी नहीं है, अभी तुम क्या मान के चलोगे, ठीक है। एक्टिव मास का मतलब होता है, अगर मैं गैसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गैसेस की बात कर रहा हूँ, एक्टिव मास जनरली हमारा क्या होगा, प्रेशर की टर्म, उसका गैस का प्रेशर, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्वस सॉल्यूशन की, तो उस केस में मेरा एक्टिव मास क्या होगा जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन। तो ध्यान रखना, गैसेस के केस में प्रेशर होगा जनरली, जनरली बोल रहा हूँ प्रेशर, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है P = CRT होता है, सबको पता है ना, P NRT, N के नीचे क्या ले जाओ V, तो वो क्या बन जाएगा कंसंट्रेशन। तो मतलब क्या हो गया, मैं प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों की टर्म्स में बात कर सकता हूँ, किसकी केस में, गैसेस के केस में। तो मैं ये प्रेशर भी कर सकता हूँ और कंसंट्रेशन की टर्म्स में बात कर सकता हूँ। जनरली हमारा प्रेशर ही रहेगा, ठीक है, 99%। लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन में लिख देता हूँ, मुझे कोई जेल में नहीं डालेगा, मैं ठीक हूँ अपनी तरफ से। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन के अलावा हम और कुछ यूज ही नहीं कर सकते एक्टिव मास के लिए। तो ध्यान रखना, गैसेस के लिए हमारा एक्टिव मास जनरली प्रेशर की टर्म्स में डील करेंगे, और एक्वस सॉल्यूशन के केस में कंसंट्रेशन। ठीक है, बढ़िया, आगे नोट कर लो बेटा। वैसे होता है एक्टिव मास, मतलब होता है कौन जितना मास मेरा किसी भी सब्सटेंस का पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, वो होता है एक्टिव मास। लेकिन अभी वो आयनिक में ज्यादा जाएंगे, अभी बस तुम इतना मान के चलना, जब भी मेरा एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्टिव मास मतलब उसका कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, और गैसेस की टर्म्स में, गैसेस के लिए बात करेंगे तो हम प्रेशर की टर्म्स में बात करेंगे, और कंसंट्रेशन दोनों, उनके लिए दोनों काम चल जाएंगे। कर लिया नोट सबने, कर लिया।
अब बात आती है हमारे महाराजा जी। महाराजा जी कौन है हमारे? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये तो भाई हमारे अलग ही लोग हैं, ठीक है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इनके केस में मेरा क्या होता है, ध्यान से देखना। मेरी वैसे बताओ कंसंट्रेशन क्या होती है? जनरली N/V होती है ना। अगर मैं एक्वा स्पीशीज की बात करूँ, कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। और ये 1/V हो जाएगा। बोलो अब होता क्या, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ W/V इंटू 1/m, ये लिख सकता हूँ। या मैं इसको डेंसिटी बोल सकता हूँ ना। तो एक बात बताओ, क्या सॉलिड्स और लिक्विड की डेंसिटी चेंज होती है? ठीक है, चाहे मैं 10 किलो लूँ, चाहे 20 किलो लूँ, चाहे 30 किलो लूँ, उनकी कांस्टेंट रहती है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लो मैंने कोई सॉलिड लिया, जैसे जैसे आगे इसकी रिएक्शन होगी, जितना उसका मास कम होगा, ठीक है, उतनी उसकी वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। तो वो दोनों भाई भाई होते हैं, साथ साथ चल के दोनों को कंपनसेट कर देंगे, और जो मेरा नेट चेंज होगा इसमें, वो वापस का वापस वही आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, सॉलिड्स और लिक्विड के केस में मेरी कंसंट्रेशन क्या रहती है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को आसान बनाने के लिए, ठीक है, आसान बनाने के लिए हम क्या मान लेते हैं? एज्यूम टू बी 1। हम इसको 1 लेके चल लेते हैं। होता 1 नहीं है, कांस्टेंट होता है, लेकिन हमने उसको 1 मान रखा ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ध्यान रखना कि सीधा हम बोल देते हैं ना कि 1 होती है सॉलिड लिक्विड की, 1 नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है। लेकिन हमने कांस्टेंट को एक नंबर दे दिया 1 ताकि हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाए? आसान। ठीक है, कर दूं अब ध्यान से देखना एक बात। अब मेरी बात आती है, वहां पर हमने एक चीज करना भूल गए शायद, है ना? जो मेरा रेट आया था वो क्या आया था? अगर देगा तो वहीं कर लेना, वरना आगे लिख लेना, कोई बात नहीं। यही आया था, यही आया था। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो मेरा एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो क्या आएगा? के। वहां पर हम करना भूल गए थे, कोई बात। ये आएगा। तो यहाँ पर मेरा के क्या है? यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है मेरा? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये मेरा किस पर डिपेंड करता है? किस पर करता है? सिर्फ और सिर्फ ये मेरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना, आगे दोबारा ही बताऊंगा, लेकिन अभी भी लिख लो। सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ना कंसंट्रेशन, ना वॉल्यूम, ना प्रेशर, इन सब की ऐसी तैसी। बस हमारा ये टेम्परेचर की बात मानता है और किसी की नहीं मानता। स्टोकियोमेट्री पर भी करता है, लेकिन स्टोकियोमेट्री चेंज करने से वो रिएक्शन एक तरह से हो जाती है ना अलग। तो हम एक फॉर अ गिवन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर करेगा। मतलब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मेरा जो के एफ है ना, ठीक है, या के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या है? अल्फा स्क्वायर पी। वो तुमसे ये पूछ लेगा, अगर मैं प्रेशर को 4 टाइम्स कर देता हूँ तो मेरा के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आंसर है सेम रहेगा। वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि मैंने प्रेशर को 4 गुना किया, तुम्हें लगता है अच्छा अरे ये तो बचपन वाला क्वेश्चन दे दिया, ऐसे कैसे? तो तुम भी 4 लिखा। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रेशर वॉल्यूम वगैरह पे करता ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन देके वो तुम्हें कंफ्यूज कर देता है। तो आंसर क्या आएगा? नो इफेक्ट। प्रीवियस पेज दिखाऊं? युवराज सिंह। अरे यार रोहित शर्मा इधर आ गया, तुम युवराज सिंह आगे को लिया एक। भाई सीधा नाम रखाओ। ठीक, तो अब देखो, अब मेरा ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2। ठीक है, एक कौन सा होता है? के सी, और एक क्या होता है? के पी। ठीक है, मतलब क्या हो गया, हमारे पास बस 2 ही टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, केपी होता है और एक केसी होता है। ठीक है, केसी क्या होता है? कुछ भी नहीं करना, मान लो मैं एक दोबारा से वही रिएक्शन लिख देता हूँ। हम एक ही रिएक्शन को अब डील करेंगे, ठीक है। N1A प्लस N2B गिविंग N3C प्लस N4D, ये मान लो मेरी रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मुझे इसके लिए केसी लिखना है तो क्या लिखूंगा? क्या हो जाता है? उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, सी की कंसंट्रेशन, ठीक है, और साथ में डी की कंसंट्रेशन, ठीक है, उसके साथ क्या आएगा? N3, उसके साथ क्या आएगा? N4 डिवाइड बाय A टू द पावर N1 B टू द पावर N2। मतलब क्या हो गया, हमें कुछ भी नहीं करना,
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वो मेरा क्या होता है के इक्विलिब्रियम। आता कहां से अभी बता देता हूँ, वो हमने छोड़ दिया, वैसे फिर भी एक बार बता देता हूँ। और अगर मुझे केपी लिखना है तो केपी में क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ सी टू द पावर n3 इंटू प्रेशर ऑफ डी टू द पावर n4 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ ए टू द पावर n1 इंटू प्रेशर ऑफ बी टू द पावर n2। ध्यान रखना, ये ना सोच लेना कि केसी और केपी की वैल्यू सेम आएगी, ऐसा नहीं होता, हो भी सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं है। जब यहाँ हम कंसंट्रेशन पुट कर रहे हैं और यहाँ पर हम प्रेशर पुट कर रहे हैं तो उनकी वैल्यूज अलग आ सकती है, ज्यादातर तो आएंगी, होता भी है कि ना भी आए अलग वैल्यूज, वो भी हम आगे केसेस डिस्कस कर लेंगे। तो ध्यान रखना, हमें बस इनको ऐसे लिखना होता है, नोट कर लो इसको। मतलब करना क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही मेरा के इक्विलिब्रियम होता है। अब ये करवा देता हूँ, उसकी भी हल्की सी छोटी सी डेरिवेशन ही है, लिख लिया। किसी ने ये वाले भी सुने होंगे, के एन, ये भी इक्विलिब्रियम सुना हुआ है किसी ने, सुना है, बता दो किसी के माइंड में डाउट आ रहा हो, कहीं पढ़ा हो पहले, के एन और के एक्स भी होता है, पढ़ेंगे हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं उसका नाम नहीं ले रहा, कि कईयों ने ऐसे पहले पढ़ा हुआ हो फिर वो कहे ये भी तो होते थे, सुना हुआ है, सुना होगा, किसने सुना है या सुना ही नहीं, नहीं सुना फिर अभी रहने दो। अरे फिर कईयों को लगता है ना, अरे इसको शायद पता नहीं है, 2 और होते थे, हमें तो बताए थे, ठीक है, वो 2 और होते हैं, अभी बताऊंगा आगे जाके, ठीक है, ये दोनों लिख लिए। हाँ एक आ गया धनराज जी का, पता है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते नहीं है वैसे तो, इसलिए मैंने यहाँ नाम नहीं लिया उनका, वो फर्जी होते हैं, फर्जी, ठीक है। तो ये क्या होगा के इक्विलिब्रियम, अब हम हेडिंग एक बार लिख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे आता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, के इक्विलिब्रियम की डेरिवेशन लिख बोल दो या कुछ भी लिख लो, होता क्या डेरिवेशन, नाम गंदा लग रहा है बोलते हुए क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर, ओए डेरिवेशन, डेरिवेशन मेरा मन नहीं कर रहा था ना उसको डेरिवेशन बोलने का, इसलिए मेरे से लिखा भी नहीं गया, ठीक है। इसकी अगर मैं डेरिवेशन की बात करूं तो रिएक्शन क्या थी मेरी, N1A प्लस N2B क्या थी, N3C प्लस N4D। तो अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूं वो क्या आएगा, के ऑफ फॉरवर्ड इनटू, जल्दी बता दो क्या आएगा, A टू द पावर N1 इंटू B टू द पावर N2। अगर मैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखूं तो क्या आएगा, बैकवर्ड वाला रेट कांस्टेंट इनटू C टू द पावर N3 इंटू D टू द पावर N4, ठीक है, इस पर होगा मेरा रेट डिपेंड। लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, दोनों इक्वल, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाते हैं, तो ये दोनों को इक्वेट कर दो, क्या बन जाएगा, के फॉरवर्ड ए N1, साथ साथ लिख लो यार, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, टाइम वेस्ट क्या करना है इसमें, इसमें तो ये तो बच्चों वाली चीज हो गई, तुमने 12th में 11th में ही कर रखी है, ना भी करे तो चल जाएगा, इसलिए फटाफट इसको कर लो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, के बी को इसके नीचे ला सकता हूँ, के एफ बाई के बी, और वहां क्या आ जाएगा मेरा, सी टू द पावर N3 इंटू डी टू द पावर N4 अपॉन ए टू द पावर N1 वी टू द पावर N2। यहाँ पर मेरे अभी बी सी डी ए ये सारे क्या है, एक्टिव मास है, ठीक है। अभी मैंने इसको के इक्विलिब्रियम बोलूंगा, ये मेरा क्या हो गया, के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसी को के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या आ गई मेरी, और यहां से मेरे 2 तरीके के आ गए, के पी और के सी। अब तुम वहां से इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। केपी की टर्म्स में हम क्या प्रेशर की वो लिखेंगे, क्या नाम है, रेशियो, और केसी में हम क्या कंसंट्रेशंस का रेशियो लिखेंगे, बात वही आ रहा है। मतलब इनडायरेक्टली मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या एक्टिव मास बोलो बाय रिएक्टेंट का, वो किसके इक्वल होता है, के इक्विलिब्रियम के, इनका सम मल्टीप्लिकेशन होता है ना। मल्टीप्लिकेशन को हम इससे दिखाते हैं ना, क्या होता था सिंबल, ऐसा होता है कुछ, मैथ्स वाले हो ना तुम, ऐसा होता है मल्टीप्लिकेशन, सिग्मा ये होता है, इसका ऐसा होता है ना। तुम सारे बायो वाले हो क्या, कौन कौन है मैथ्स वाले, 2 3 बस, सब डॉक्टर बनने वाले हो, अच्छा
या तो सारे डॉक्टर बैठे हैं, या डॉक्टर बनोगे ठीक है, फिर मेरा इलाज फ्री में करना। आगे कर दूं? नोट कर लिया ना? कर लिया नोट? अब हेडिंग डालो के इक्विलिब्रियम की, या एक तरह से रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम फॉर वेरियस रिएक्शंस। ठीक है, सारे हम केसेस बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। केस 1 क्या है? जहां पर सारे के सारे कौन इन्वॉल्व हो? फॉर ऑल गैसेस, मतलब सारे के सारे गैसेस इन्वॉल्व है। एग्जांपल देना कोई, कौन सा होगा फेवरेट वाला तुम्हारा? ठीक है, NH3 वाला ले लो। तो मेरा क्या बनेगा, चाहे मैं सीधा लिखूं चाहे उल्टा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज हम बस लिखना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा 3 ये, और ये मेरा गैस। अगर मैं इसके लिए KC लिखता हूं तो क्या आएगा? NH3 का ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाय N2 इंटू H2 का होल क्यूब। ठीक है, और यही इसका अगर मैं KP लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? बस प्रेशर लिख दो, सेम ना बोलना यार। ठीक है, तो वहां पर हमारा प्रेशर आता है, तो उनकी वैल्यू सेम नहीं होती। अगर सेम ही होती फिर हम अलग अलग क्यों मानते? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया अगर मेरी सारी की सारी गैसेज इन्वॉल्व है। ये मेरा केस 1 है। लिख लिया सबने? अगला लिखो फॉर एक्वस सॉल्यूशंस। अगला क्या? केस 2 फॉर एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एक्वस सॉल्यूशन एग्जांपल देना कोई है? NH4 जो जनरल यूज होगा, 99% यही पेपर में आएगा अगर एक्वस पे आएगा, क्योंकि हम जनरली इन्हीं पर ही रिएक्शंस करते हैं जब भी हम इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? KC क्या आ जाएगा मेरा? कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, उल्टी रिएक्शन में लिख सकता था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। KP क्या हो जाएगा इसके लिए? क्या होगा? लिखेंगे ही नहीं इसके लिए, डिफाइन ही नहीं करते, क्योंकि ये तो प्रेशर इन लगाते हैं ये तो। ठीक है, तो बस गैसेस के लिए KP लिखते हैं। लिख लिया? अगला केस यहीं पे लिख देते हैं, केस 3 फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड। फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग प्योर सॉलिड बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन तुम्हें प्योर इम्प्योर से क्या मतलब, लिख देते हैं प्योर सॉलिड्स। ठीक है, एग्जांपल देना कोई, फेवरेट वाला ही दे दो। CaCO3 सॉलिड क्या बनेगा? Ca सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो अगर मैं इसके लिए KC लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? CO2 की कंसंट्रेशन, इसकी तो कांस्टेंट होती है, इसकी भी कांस्टेंट 1 ही होती है, तो भाई मैं क्यों लिखूं, टाइम वेस्ट क्यों करूं? तो मेरा KC क्या हो जाएगा? CO2 की कंसंट्रेशन सीधा। ठीक है, कांस्टेंट होती है 1 तो हमने मान रखा है। ठीक है, और KP क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ CO2। ये मेरा KP हो गया। ठीक है, ध्यान रखना जब भी सॉलिड्स आ जाए तो उनके लिए हम कंसंट्रेशन नहीं लेते। अब जो इंटरेस्टिंग खेला है ना, इंटरेस्टिंग खेला वो है हमारा लिक्विड्स का, वो भी दो गुले बन जाते हैं। ठीक है, सॉलिड्स अपनी जगह पर सही है, एक्वस सॉल्यूशन और गैस अपनी जगह पे, लेकिन जब लिक्विड का खेला आएगा ना, वहां पर चीजें बदल जाती है। तो अगला केस लिखो, नोट कर लिया? तो कर लिया? कर लिया सबने? ठीक है, अगला केस लिखो, केस नंबर 4 हो गया ना? ठीक है, तो केस नंबर 4 हो गया, वो क्या है? फॉर लिक्विड। ठीक है, फॉर लिक्विड्स। लिक्विड्स के केस में दो केस बनते हैं। पहला केस क्या है? व्हेन लिक्विड एक्ट्स एज अ सोलवेंट, जब वो सोलवेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सोलवेंट की तरह मतलब क्या हो गया? बस वो एक तरह से क्या काम कर रहे हैं, शादी.com वाला मिला रहा है बस उनको, खुद शादी नहीं कर रहा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया मेरा? जैसे एस्टर होते हैं, एक ही एग्जाम्पल तुम्हें हर जगह मिलेगा, तो हम भी उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये मान लो मेरा एक्वस में
ठीक है। साथ में मैंने लिक्विड लिया, वाटर, वाटर क्या है मेरा लिक्विड फॉर्म में। अगर वो लिक्विड में तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, शादी.com वाला काम, ठीक है। बस वो मंदिर में बैठा है इनकी शादी करवाने के लिए, तो मेरा क्या बनेगा, तुड़वा रहा है सच ये तो एसिड प्लस अल्कोहल, वो मेरे ये भी किस में होंगे, एक्वस फॉर्म में। तो जब ऐसी रिएक्शन आ जाएगी तो इसके लिए जब मैं केसी लिखूंगा ना, केसी, तो मेरा क्या बनेगा, CH3 COOH की कंसंट्रेशन इंटू C2H5 OH की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय CH3 COO C2H5 की कंसंट्रेशन। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वाटर को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो सोलवेंट का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहा है वो, सोलवेंट। दूसरा केस क्या हो जाएगा, व्हेन लिक्विड डोंट एक्ट एज सोलवेंट या डोंट एक्ट एज सोलवेंट, जब वो सोलवेंट का काम नहीं करता। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल रहेगा, बस सबकी फेस चेंज कर दो। क्या बन जाएगा मेरा, CH3 COO C2H5, ये भी अब ले लो लिक्विड में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, H2O भी लिक्विड में। मतलब क्या हो गया, हम ये प्योर ले रहे हैं, ठीक है। ये तो मेरा एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं ना, यहाँ पर हम प्योर ले रहे हैं एस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, पेपर में भी यही आएगा, ये ना सोचना हमें कैसे पता चलेगा सोलवेंट है या वो है। पेपर में एक ही एग्जाम्पल आता है, वो इकलौता एग्जाम्पल यही है। तो जब इस रिएक्शन के लिए मैं केसी लिखूंगा तो मेरा क्या बनेगा, CH3 COO C2H5, ओ ये तो ये नीचे आना है ना, ठीक है। और ये H2O की भी वैल्यू आएगी और यहाँ पर CH3 COOH भी आएगा और साथ में C2H5OH भी आएगा। तो इस केस में मेरा वाटर आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर वाटर क्या सोलवेंट का काम नहीं कर रहा, वो खुद भी अब शादी करना चाहता है अपनी, उसकी उम्र हो चुकी है, ठीक है। कौन है यार ये, हेलो, अरे भाई क्लास में हूँ अभी, करता हूँ। ठीक है, ये होगा केस 4। अब केस 5 लास्ट कर लो, जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लेते हैं कागजों के लिए बस। क्या हो गया, केस 5 है ना, ठीक है, जहां पर मेरे फॉर बोथ गैसेस एंड एक्वस सॉल्यूशन, फॉर बोथ गैसेस एंड एक्वस सॉल्यूशन, जहां पर दोनों चीजें हो। जैसे एग्जांपल कौन हो गया, मान लो मैं NH3 लेता हूँ गैस में, ठीक है, उसको मैं वाटर में डालता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या बनाता है वो, NH4 प्लस एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। तो इस केस में देखो, यहाँ पर मेरी गैस भी है और यहाँ पर मेरा एक्वस भी है। तो इस केस में एक नई टर्म हम ला सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, KPC, ठीक है, KPC, जिसमें क्या हो गया, जो मेरे एक्वस फॉर्म में उनको तो मैं कैसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन की टर्म्स में, ठीक है। और जो मेरी गैस है उसको अगर मैं प्रेशर की टर्म्स में लिख दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, KPC। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना पूरे चैप्टर में, बस इसका यहीं पर हम दी एंड कर देंगे, ठीक है। अंतिम संस्कार यहीं पे हो जाएगा इसका, बस खत्म। KPC अगर हमें लिखना है वो उनके लिए लिखते हैं जिसमें गैसेस भी इन्वॉल्व हो और एक्वस सॉल्यूशन भी इन्वॉल्व, बस इससे ज्यादा हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना। इसके लिए हम के वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई KC लिखना चाहे तो लिख सकता है, सारी कंसंट्रेशन लिख देंगे, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा था जहां दोनों चीजें लिख सकते हैं। केस 4 में बस इतना समझ लो, केस 4 में बस इतना समझ लो, जब सबकी सब लिक्विड 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 है तो सबको हम काउंट करेंगे, लेकिन जब ये मेरा अलग ही दिख रहा है कि भाई ये तो पंडित आए हुए हैं, ठीक है, जहां पे वो पंडित के उसमें आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। जब वो सब एक ही ड्रेस पहन के आए हैं, मतलब क्या हो गया, लिक्विड लिक्विड वाली, तो हम करेंगे। बेटा उसके लिए हम लिखते ही नहीं है जनरली, उसके लिए हम KP वगैरह यूज ही नहीं करेंगे। बस मैंने एक एग्जांपल लिखवाया था जिसके लिए हम KPC लिख सकते हैं, बाकी हम ये लगाता भी तो बोल रहा हूँ, इसका बस एट दी एंड हो चुका है, एक समझना था KPC भी होता है। नोट कर लिया, पिछला पेज कर दूं, बोल, बस 1 मिनट फर्क कर लो। तुम्हें एक वो तो आता होगा ना रिलेशन जो होता है KP और KC के बीच में,
डिराइव कर दो इतने में फटाफट, कर लोगे? कर दो फटाफट, फिर मैं नहीं करवाऊंगा अगर तुम सबने कर दिया। हाँ नहीं होगा बेटा, वो लिक्विड में है ना, उसको नहीं काउंट करेंगे। आज बिल्कुल ना बेसिक चीजें चल रही है जो तुम्हें पता है, तो इस वजह से मैं इसको ज्यादा वो नहीं डाल रहा स्ट्रेस। अगली क्लास से स्टार्ट होगा जो मेन चीज होती है, ये तो तुम्हारी बेसिक चीजें थी, इसलिए मैं इस पर ज्यादा वेट नहीं कर रहा। कर दूं आगे, बता दो। सारे केपी और केसी के बीच में रिलेशन निकाल दो, अगर तुमने निकाल दिया मैं नहीं करवाऊंगा, अगर एक का भी रह गया तो करवाना पड़ेगा। निकाल सकते हो। हिंट दे देता हूं, एक जनरल रिएक्शन लो, जो मैं रिएक्शन ले रहा हूं उसी के हिसाब से करना, ठीक है? मैं रिएक्शन क्या ले रहा हूं, N1A प्लस N2B गिविंग N3C प्लस N4D। मैं गैस वाली रिएक्शन ले रहा हूँ जनरली, जिसके अंदर सारे गैस हो, ठीक है? होमोजीनियस गैस लेके चल रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले लिखो इसका Kp, तो Kp क्या हो जाएगा इसका, प्रेशर ऑफ C N3 इंटू प्रेशर ऑफ D N4 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ A N1 इंटू प्रेशर ऑफ B N2, ये इसका हो जाएगा P, ठीक है? अब तुम्हें पता है प्रेशर क्या होता है, CRT, तो बस प्रेशर की जगह यहाँ पर सबका CRT पुट कर दो। हिंट दे दिया मैंने, इसके आगे तो सब कर सकते हो, हर जगह P की जगह CRT पुट कर दो। जुबिन वो सोलवेंट की तरह काम कर रहा है, उसके अंदर बताया था जब वो सोलवेंट की तरह काम करता नहीं लेते। फटाफट कर दो सारे। देखो कुछ भी नहीं करना, प्रेशर ऑफ सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सी RT टू द पावर N3, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ D RT टू द पावर N4 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A RT टू द पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B RT टू द पावर N4। अब मैं क्या करूंगा, इन सारी कंसंट्रेशन को बाहर ले आऊंगा, क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, और सबके ऊपर क्या आ जाएगी उनकी स्टोइकियोमेट्री, N3 N4 N1 N2। जब मैंने इनको बाहर लिया तो यहाँ पर मेरा बचेगा क्या, RT टू द पावर, यहाँ पर क्या आएगा N3 प्लस N4, और नीचे क्या आएगा RT टू द पावर N1 प्लस N2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, KC, तो ये मेरा बन जाएगा KC, और ये क्या बन जाएगा RT। अगर बेसिस सेम होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी डिवीजन में, तो क्या बन जाएगा RT N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2, ये मेरा क्या बन जाता है, ये मेरा बन जाता है डेल्टा NG, तो RT डेल्टा NG। तो इस बात का ध्यान देना, KP और KC कब इक्वल होते हैं, जब मेरा डेल्टा NG क्या हो, 0। बस एक ही केस होगा जहां पर वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है? डेल्टा NG 0 हो जहां पर।